अब जो है क्वेश्चन नंबर जो है 8 देखिए, ठीक है। तो 8 में क्या कह रहा है, 8 में क्या कह रहा है, टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस लिखा हुआ है, ठीक है, टू डी लिखा हुआ है, ठीक, टू इक्वल साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल आर गिवन बाय द इक्वेशन। मतलब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। आइसोसेलेस लेना है, ये ले लेते हैं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल लेना है हमको, सबसे पहले यही ले लेते हैं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, यही आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लेते हैं, यही आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। क्या कह रहा है, टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लीजिए। लाइन खींचना पड़ेगा सीधा, यही लाइन खींच दिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल लेना है, यही आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। तो कह रहा है दो इक्वल साइड, इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होता है, तो यही दो इक्वल साइड है, ठीक है। दो इक्वल, तो गिवन है आपका, गिवन क्या है, ए बी का मान लेते हैं, ए बी का इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। ए बी का इक्वेशन है आपका दो इक्वल साइड्स का इक्वेशन, तो हम इक्वल साइड्स ए बी और ए सी लिए, ठीक है। तो ए बी का इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 7x-y प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ए सी का इक्वेशन दिया हुआ है आपका, ए सी का क्या इक्वेशन दिया हुआ है, और इक्वल साइड क्या, ए सी, तो ए सी का क्या इक्वेशन दिया हुआ है, x+y-3। तो ये दो इक्वल साइड है, ए बी ए सी। अब बोल रहा है थर्ड साइड, तो थर्ड साइड ये होगा बी सी। अब बी सी जो है .1, -10 से पास कर रहा है, बीसी जो है .1, -10 से पास कर रहा है। तब कह रहा है कि बीसी का जो है इक्वेशन निकालो, थर्ड साइड का इक्वेशन निकालो। तो हमको कह रहा है थर्ड साइड का इक्वेशन निकालो, बीसी का इक्वेशन। तो यहाँ देखिए, तो बीसी का इक्वेशन निकालना है, तो यहाँ देखिए बीसी पर हमको एक पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट मालूम है, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट मालूम है, 1, -10 है, ठीक है। अगर हम इसका स्लोप भी मालूम कर लेते हैं बीसी का, अगर हम इसका स्लोप ऑफ बीसी, अगर बीसी का स्लोप अगर मालूम कर लेते हैं, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से जो है लाइन का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग जो है पॉइंट स्लोप फॉर्म से जो है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से जो है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से जो है बीसी का इक्वेशन, बीसी पर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है, पी का कोऑर्डिनेट मालूम है। अगर बीसी का स्लोप भी मालूम कर लेते हैं, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से जो है बीसी का इक्वेशन निकल जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप मेरा रहेगा बीसी का स्लोप निकालना, ठीक है। और उसके बाद जो है पॉइंट स्लोप फॉर्म से बीसी का इक्वेशन निकालेंगे। तो बीसी का स्लोप निकालने के लिए यहाँ देखिए इसका यूज करेंगे, क्योंकि ए बी ट्रायंगल ए बी सी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल 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 साइड्स के अपोजिट जो एंगल रहता है वो इक्वल होता है। तो ए बी के अपोजिट एंगल ये है, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ जो है देखिए, लाइन बीसी जो है ए बी से जितना एंगल बनाएगा, उतना ही एंगल लाइन बीसी जो है एसी से भी बनाएगा। तो कह सकते हैं बीसी लाइन जो है इक्वली इंक्लाइंड है, बीसी इज इक्वली इंक्लाइंड इक्वली इंक्लाइंड
टू ए बी एंड, तो यहाँ देखिए, तो ए बी का स्लोप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। ए बी का स्लोप क्या हो जाएगा, ए बी का स्लोप यहाँ निकाल देते हैं, एम ए बी देखते हैं। तो स्लोप लाइन ए बी का इक्वेशन दिया हुआ है, तो माइनस लेंगे, और न्यूमरेटर में x का कॉफिशियंट लिखेंगे 7 और डिनोमिनेटर में y का कॉफिशियंट लिखेंगे -1, ठीक है। तो यहाँ ए बी का स्लोप क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ ए बी का स्लोप लिख सकते हैं हम लोग, ए बी का स्लोप हम लोग लिख सकते हैं एम ए बी आपको लिख सकते हैं हम लोग -7 डिवाइडेड बाई -1, 7। और सेम उसी तरह से ए सी का भी स्लोप निकाल सकते हैं हम लोग, एम ए सी, लाइन ए सी का इक्वेशन यहाँ लिखे हुए हैं, तो इसे लाइन ए सी का जब इक्वेशन लिखे हुए हैं तो कैसे लिखेंगे स्लोप, माइनस का साइन देंगे, न्यूमरेटर में एक्स का कॉफिशियंट लिखेंगे और डिनोमिनेटर में वाई का कॉफिशियंट लिखेंगे। तो ए सी का स्लोप हो जाएगा आपका, ए सी का स्लोप हो जाएगा -1, ठीक है। अब यहाँ इस पर आते हैं, ठीक है। ए बी और ए सी का स्लोप निकाल लिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक और चीज देखिए, तो चूंकि लाइन बी सी जो है इक्वली इंक्लाइंड है, ए बी और ए सी, चूंकि लाइन बी सी जो है ए बी और ए सी से इक्वल एंगल बनाता है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे लाइन बी सी जो है ए बी और ए सी से इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है। ए बी का भी स्लोप हमको मालूम है, ए सी का भी स्लोप मालूम है, अब बस हमको बी सी का स्लोप निकालना है। उसके लिए एक फॉर्मूला बताया गया होगा, ठीक है। एक फॉर्मूला क्या बताया गया होगा, यहाँ पर ध्यान देखिए, एक फॉर्मूला आपको बताया गया होगा। अगर कोई लाइन है, ठीक है, दो लाइन से अगर गिवन लाइन, अगर कोई गिवन लाइन एल है, ये गिवन लाइन एल दो लाइन से जो है L1 और L2 से जो है अगर इक्वल एंगल बनाता है, ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल इक्वल एंगल रहता है, इक्वल लाइन एल जो है लाइन L1 और L2 से इक्वली इंक्लाइंड है, इसका मतलब लाइन एल जो है लाइन L1 और L2 से अगर इक्वल एंगल बनाता है, इसका फॉर्मूला याद रखने का तरीका है, जो लाइन जो है दोनों जो लाइन दोनों लाइन L1 और L2 से इक्वल एंगल बनाता है, उसके स्लोप को L मान लेना, M मान लेना है, ठीक है। उसके स्लोप को M मान लेना है। अदर टू लाइन L1 और L2 है, उसमें से एक का स्लोप को M1 मान लेना है और दूसरा का स्लोप को M2 मान लेना है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या यूज करना है, फॉर्मूला यूज करना है M1 माइनस M अपॉन 1 प्लस M1M इक्वल टू M माइनस M2 और 1 प्लस MM2। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ यहाँ लाइन एल का कौन लाइन है जो दोनों लाइन से इक्वल एंगल बनाता है, BC जो है AB और AC से इक्वल एंगल बना रहा है, तो BC के स्लोप को हम लोग M मान लेंगे, ठीक है। लेट स्लोप ऑफ BC M, जो लाइन दोनों लाइन से इक्वली इंक्लाइंड रहता है उसके स्लोप को M मान लेंगे, ठीक है। और AB और AC में से एक का स्लोप M1 ले लेंगे, एक का स्लोप M1 ले लेंगे, स्लोप ऑफ AB, और दूसरे का स्लोप M2 ले लेंगे, ठीक है। AC का स्लोप M2 ले लेते हैं, स्लोप ऑफ AC M2। और स्लोप ऑफ AB निकाल चुके हैं हम लोग, स्लोप ऑफ AB क्या निकाले हैं, स्लोप ऑफ AB यहाँ निकाल चुके हैं 7, तो यहाँ लिखेंगे 7। और स्लोप ऑफ AC भी निकाल चुके हैं -1, तो यहाँ लिखेंगे -1। तो M1 यहाँ देखिए, और हम लोग को फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए स्लोप निकालने का। क्या पता है फॉर्मूला, M1 माइनस M अपॉन 1 प्लस M1M इक्वल टू, फिर अप्लाई करेंगे M माइनस M2, ये फार्मूला लिखवाया गया है, ठीक है। M माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M टाइम्स M2, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ आप सबका वैल्यू रख दीजिए, तो M1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर M1 का वैल्यू 7 है, ठीक है। तो M1 का वैल्यू हम लोग रखेंगे 7 माइनस M हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। अब 1 प्लस 7, M1 7 है, M
इक्वल टू m माइनस एम टू m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 है -1। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ देखिए 7 माइनस एम इक्वल टू अपॉन 1 प्लस 7m इक्वल टू, ये हो जाएगा m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई से m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करके m का 2 मान आएगा और दोनों वैल्यू से जो है पॉइंट स्लोप फॉर्म से m का लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व कर लेना है। 7 माइनस एम टाइम्स 1 माइनस एम इक्वल टू 1 प्लस 7m टाइम्स m प्लस 1। इसी को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, सॉल्व करके m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले आना है। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 6m स्क्वायर्ड, ठीक है, प्लस 16m माइनस 6। इससे m का वैल्यू निकालेंगे तो m का 2 वैल्यू आएगा। m का एक वैल्यू आएगा 1/3 और दूसरा वैल्यू आएगा -3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 2 वैल्यू ले आए m का। अब यहाँ देखिए, अब हमको यहाँ देखिए लाइन BC पर जो है, यहाँ पर लाइन BC है, लाइन BC का ही इक्वेशन निकालना था। ये लाइन BC है और लाइन BC पर आपको एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है। क्या है कोऑर्डिनेट, 1, -3 है। तो m क्या है, BC का m किसको एज्यूम किए हैं, BC के स्लोप को एज्यूम किए हैं। तो BC का स्लोप m का 2 वैल्यू आया, m का एक वैल्यू आया 3 और दूसरा वैल्यू आया आपका -1/, ये m का वैल्यू 3 आया और 1/3 आया, सॉरी 1/3, m का 2 वैल्यू आया। ठीक है, तो चूंकि m का 2 वैल्यू आया तो इक्वेशन BC का जो है, m का 2 वैल्यू आया तो BC का जो है 2 इक्वेशन हो सकता है। ठीक है, एक इक्वेशन होगा आपका, इक्वेशन ऑफ BC जो होगा, एक इक्वेशन होगा आपका y माइनस y1। देखिए अब हमको जो है लाइन BC पर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी मालूम है। फॉर लिख देते हैं, फॉर m इक्वल टू, पहले m इक्वल टू 1/3 के लिए इक्वेशन निकाल लेते हैं। अगर BC का स्लोप 1/3 है तो BC का इक्वेशन ये होगा। ठीक है, BC का स्लोप अगर 1/3 लेते हैं तो लाइन BC का इक्वेशन होगा ये। तो y माइनस y1 -10 इक्वल टू 1/3 m टाइम्स x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ जो है ये हो जाएगा y प्लस 10 इक्वल टू 1/3 टाइम्स x माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका 3y, ये हो जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे तो आएगा x माइनस 3y और आएगा -31 इक्वल टू 0। ये भी BC का इक्वेशन हो सकता है, या चाहे और इक्वेशन ऑफ BC हो सकता है। अगर स्लोप -1 लेंगे, स्लोप 1/3, स्लोप अगर -3 लेंगे तब ये इक्वेशन सेम लिखेंगे। स्लोप 2 आया है ना, तो BC का 2 इक्वेशन आ सकता है। ठीक है, एक आया, एक इक्वेशन लाए ये और एक इक्वेशन लाएंगे आपका y माइनस y1, y माइनस 10 इक्वल टू, स्लोप अब लेते हैं -3। ठीक है, तो -3 x माइनस, यहाँ x माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन, हो जाएगा 3x प्लस y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो एक BC का 2 इक्वेशन हो सकता है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ BC हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है,
अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, वन ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को जो सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब रेक्टेंगल को कोई सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, उसका मतलब होता है उस रेक्टेंगल का चारों वर्टिसेस जो है सर्कल के सर्कमफेरेंस पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, तो अब क्या कह रहा है, रेक्टेंगल का कोई एक डायमीटर का कोऑर्डिनेट, यहाँ जो है सर्कल जो सर्कल रेक्टेंगल ABCD को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, उसका एक डायमीटर का इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 4y इक्वल टू एक्स प्लस 7 दिया हुआ है, ठीक है। और A और B जो है रेक्टेंगल का दो वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स भी दिया हुआ है। तब आपको कह रहा है रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए कह रहा है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ होता है। यहाँ देखिए, लेंथ लेंथ अगर ए बी ले लेते हैं तो ब्रेड्थ लेंथ ए बी, अब ब्रेड्थ BC ले लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एरिया निकल जाएगा। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या, लेंथ ए और बी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ, उससे लेंथ ए बी तो निकल जाएगा लेकिन लेंथ BC नहीं निकल पाएगा, ठीक है। या लेंथ AD भी निकाल लेते हैं तो उससे भी आपका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस सर्कल के सेंटर को C मान लेते हैं। तो सर्कल का एक डायमीटर का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, तो सर्कल का जो जो डायमीटर होगा सर्कल के सेंटर से पास करेगा। तो यहाँ देखिए, तो डायमीटर देखिए, तो क्या डायमीटर पर डायमीटर BD भी होगा आपका, डायमीटर जो होगा आपका BD भी होगा। तो क्या BD का इक्वेशन ले सकते हैं हम लोग, 4, यहाँ देखिए डायमीटर आपका BD भी होगा। क्यों डायमीटर BD होगा, यहाँ देखिए ये जो कॉर्ड BD है सर्कल के सरकमफेरेंस पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक डायमीटर आपका BD भी होगा। तो क्या BD का इक्वेशन हम ले सकते हैं, एक BD का इक्वेशन ले सकते हैं 4y इक्वल टू एक्स प्लस 7। जरा सोच कर देखिए, क्योंकि डायमीटर BD भी तो है, BD सर्कल के सरकमफेरेंस पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो कहेंगे BD भी सर्कल का, इस सर्कल का डायमीटर है। और डायमीटर का इक्वेशन दिया हुआ है 4y इक्वल टू एक्स प्लस 7। तो क्या BD का इक्वेशन ले सकते हैं 4y इक्वल टू एक्स प्लस 7। यहाँ देखिए, यहाँ समझने के लिए, यहाँ देखिए पॉइंट B जो है इसी लाइन BD पर लाई कर रहा है, तो पॉइंट B का जो कोऑर्डिनेट्स होगा BD के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ सेटिस्फाई करा कर देखिएगा, 4y इक्वल टू एक्स प्लस 7, 4 टाइम्स 4 इक्वल टू एक्स प्लस 7, 5 प्लस 7। तो सेटिस्फाई करा कर देखिएगा तो 16 इक्वल टू 12 आएगा। तो चूंकि B का कोऑर्डिनेट्स इस लाइन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो लाइन पॉइंट B जो है इस लाइन पर नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब लाइन BD का इक्वेशन हम लोग ये नहीं ले सकते हैं। और सेम वे में जो है AC भी सर्कल का डायमीटर होगा, चूंकि ACB जो है सर्कल के सरकमफेरेंस पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ACB सर्कल के सरकमफेरेंस पर 90 डिग्री बना रहा है। AC का इक्वेशन ले सकते हैं 4y इक्वल टू एक्स प्लस 7। AC का भी इक्वेशन 4y इक्वल टू एक्स प्लस 7 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि AC जो है AC ये अगर AC का इक्वेशन 4y इक्वल टू एक्स प्लस 7 लेंगे तो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट्स जो होना चाहिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, लेकिन इस पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट्स है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो AC का भी इक्वेशन हम लोग 4y इक्वल टू एक्स प्लस 7 हम लोग नहीं लेंगे, ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। तो AC और BD के अलावा कोई डायमीटर देखिए, ठीक है। तो ना तो BD का इक्वेशन हो जाएगा 4y इक्वल टू 7, ना तो AC का इक्वेशन होगा 4y इक्वल टू एक्स प्लस 7। जो डायमीटर होता है सर्कल के सरकमफेरेंस से पास कर, सर्कल के सेंटर से पास करता है, मान लेते हैं यही डायमीटर है, ठीक है। C जो है इस सर्कल का सेंटर है, ठीक है। और ये जो है डायमीटर है, ठीक है, सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है। तो इसी डायमीटर का इक्वेशन हम लोग लिखेंगे 4y इक्वल टू एक्स प्लस 7, ठीक है, 7, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब हमको निकालना है BC का लेंथ निकालना है, ठीक है। ये या BC का लेंथ निकाल ले, चाहे AD का लेंथ निकाल ले, उससे आपको एरिया निकल जाएगा। तो आपको कोई एक कोऑर्डिनेट निकालना होगा, C का कोऑर्डिनेट्स निकालना होगा या D का कोऑर्डिनेट्स निकालना होगा। ब्रेड्थ AD या BC निकालने के लिए, AD या BC का लेंथ निकालने के लिए C का कोऑर्डिनेट निकालना होगा या D का कोऑर्डिनेट्स निकालना होगा। उसके लिए जो है सबसे पहले सर्कल का सेंटर मालूम कर लेते हैं, ठीक है। सर्कल का सेंटर कैसे मालूम करेंगे, तो यहाँ देखिए सर्कल का सेंटर मालूम करने के लिए आपको पता है डायमीटर सब जो होता है
सर्कल के सेंटर पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। जो भी डायमीटर खींचेंगे सर्कल के सेंटर से पास करेगा, ठीक है। जो भी डायमीटर हम लोग खींचेंगे सर्कल के सेंटर से पास करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक डायमीटर का तो इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर एक और डायमीटर का इक्वेशन निकाल लेते हैं, एक और डायमीटर का इक्वेशन अगर निकाल लेते हैं और दोनों डायमीटर के इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको सर्कल का सेंटर मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो एक और डायमीटर का इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ज्योमेट्री में एक थ्योरम पढ़े हैं उसका यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ज्योमेट्री में क्या थ्योरम एक पढ़े हैं, देखिए। तो कोई कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, कोई कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है वो सर्कल के सेंटर से पास करता है, ये पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है दो इक्वल भाग में और कॉर्ड के परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। तो कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा, ठीक है। तो यानी कि जो डायमीटर होगा, कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो सर्कल के सर्कल सेंटर से पास करेगा, इसी का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। एक और डायमीटर का इक्वेशन निकालने के लिए। तो सेम उसी तरह से ए बी भी कॉर्ड है आपका, कॉर्ड ए बी भी है। तो ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो भी सर्कल के सेंटर से पास करेगा। तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लीजिए, तो जो ए बी के परपेंडिकुलर भी हो और ए बी को बाइसेक्ट भी करता हो, ठीक है। ये ए बी के परपेंडिकुलर भी है और ए बी को ये बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो ये भी एक डायमीटर होगा। ये देखिए ए बी के परपेंडिकुलर भी है और ए बी को बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसीलिए सर्कल के सेंटर से पास करेगा। तो इस कॉर्ड का दोनों लाइन सेगमेंट जो इस लाइन सेगमेंट का दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर है, तो ये कॉर्ड हुआ और कॉर्ड सेंटर से पास कर रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। तो इस डायमीटर का इक्वेशन निकालना जो है बहुत इजी है, ठीक है। इस डायमीटर का इक्वेशन हम लोग इजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट निकाल सकते हैं हम लोग, इस पॉइंट को हम एम कहेंगे, ठीक है। तो एम जो है आपका ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। एम का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, ठीक है। सिंस एम इज, तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ m जो है m सबसे पहले m का कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए, ठीक है। तो इस डायमीटर, इस रेड वाले डायमीटर पर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मालूम हो जाएगा और इसका स्लोप भी इजीली मालूम हो जाएगा, क्योंकि m और ये रेड वाला डायमीटर आपस में परपेंडिकुलर है, उससे जो है इसका स्लोप भी मालूम हो जाएगा। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से जो है लाइन, इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। रेड वाले डायमीटर का LM नाम दे देते हैं, तो इसका नाम दे देंगे LM। तो LM का इक्वेशन निकाल लीजिए और LM और ये डायमीटर, ये जो डायमीटर है इसका भी नाम दे देते हैं ओ PQ। व्हाइट वाला डायमीटर है, ये गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में ही गिवन है। तो ये पॉइंट हम ले लेंगे P और ये पॉइंट ले लेंगे Q। तो PQ और LM के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको सर्कल का सेंटर मालूम हो जाएगा। तो PQ को आपको इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, तो LM का इक्वेशन हम लोग निकाल लेते हैं। तो LM पर एक पॉइंट M का कोऑर्डिनेट इजीली निकल जाएगा, क्योंकि M जो है AB का मिड पॉइंट है और इसका स्लोप भी निकल जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकाल लेंगे, सिंस M। तो M चूंकि ए बी का मिड पॉइंट है, ए का भी कोऑर्डिनेट्स मालूम है, बी का भी कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से जो है M का कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए, ठीक है। तो अगर अगर लाइन सेगमेंट ए बी में एक ए का भी कोऑर्डिनेट्स मालूम हो, बी का भी कोऑर्डिनेट्स, दोनों एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मालूम है और उसके मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना रहे, तो कैसे निकालते हैं हम लोग, उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, तो M का फॉर्मूला होता है। तो M का x कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स के M का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को जोड़ देना है, ठीक है। तो 5 - 3 और 2 से डिवाइड कर देना है। तो सेम वे में जो है वो निकालने के y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दोनों एंड पॉइंट के y कोऑर्डिनेट्स को जोड़ देना है, 4 + 4 और डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, तो m का कोऑर्डिनेट्स निकल जाएगा। तो m का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा आपका 5 - 3 2/2 1 और 4 + 4 8 डिवाइडेड बाय 4 1,4। तो m का कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम चल गया, ठीक है। m का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, 1,4, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं m का कोऑर्डिनेट्स है आपका 1,4, ठीक है। अब LM का एक स्लोप भी निकाल लीजिए, ठीक है। तो AB का स्लोप निकाल लेना है, ठीक है।
पहले ए बी का स्लोप निकाल लेते हैं, उसी से जो है एम का एल एम का भी स्लोप निकल जाएगा, ठीक है। नाउ एम ए बी, तो ए बी पर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको मालूम है, ठीक है, ए बी। तो ए बी पर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है, एक है -3,4 और दूसरा है आपका 5,4, यही ना, देख सकते हैं। हाँ, तो स्लोप निकाल लीजिए ए बी का, एम ए बी। ए बी का स्लोप अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका, न्यूमरेटर में y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेंगे और डिनोमिनेटर में कॉरस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेंगे, तो ये आपका 0 आ जाएगा। तो मतलब ए बी जो है x एक्सिस के पैरेलल है, ए बी जो है आपका x एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन जो है आपका x एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ देखिए, अगर हम x एक्सिस लेते हैं, ये x एक्सिस है, तो लाइन ए बी जो है आपका x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। ये लाइन ए बी जो है, लाइन सेगमेंट ए बी जो है आपका x एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ देखिए एल एम क्या है आपका, एल एम जो है परपेंडिकुलर है, ए बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ए बी का स्लोप क्या हो जाएगा, चूंकि x एक्सिस के पैरेलल है, ए बी का स्लोप 0 हो जाएगा, ठीक है। और जब कोई लाइन अगर कोई लाइन है x एक्सिस के पैरेलल रहे तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप जो होता है इन्फिनिटी होता है, ठीक है। अगर कोई लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, इसका स्लोप जो होगा वो इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो एल एम चूंकि ए बी के पैरेलल है, तो ए बी और ए बी का स्लोप 0 है, तो ए बी के परपेंडिकुलर जो एल एम है उसका स्लोप हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसीलिए एल एम का स्लोप हो जाएगा इन्फिनिटी। तो जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल रहता है उसका स्लोप क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा इसका स्लोप 0 होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो सब लाइन रहेगा उसका स्लोप इन्फिनिटी होगा, ठीक है, इसका स्लोप इन्फिनिटी होगा। एल एम का स्लोप क्या है, इन्फिनिटी, ठीक है। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म से जो है, सॉरी ए बी का, हाँ, एल एम पॉइंट स्लोप फॉर्म से जो है इक्वेशन ए बी का एल एम का इक्वेशन निकाल लीजिए, ठीक है। हमको पी क्यू का तो इक्वेशन मालूम है, एल एम का इक्वेशन मालूम करना है, ठीक है। एल एम एम लिया जा चुका है, ठीक है, इसका नाम चेंज कर देते हैं, एल एम एम नहीं, टी एल ले लेते हैं। पी भी लिया जा चुका है, डी ई ले लेते हैं, ठीक है, इसका नाम जो ई ले लेते हैं। इस डायमीटर को ई एल कहेंगे, यहाँ पर एम जो है ऑलरेडी लिया जा चुका है, एम जो है मिड पॉइंट, ठीक है। या इसी लाइन को पहले एल एम ही रहने देते हैं, उसी को चेंज कर देते हैं। ये हो गया आपका एल एम, और इसको नाम दे देते हैं, कुछ और दे देते हैं, डी ई दे देते हैं, ठीक है। इसको जो है ई दे देते हैं नाम इसका, ई। तो जहां जहां ये ई है, ठीक है, तो जहां जहां एम लिखे हैं उसकी जगह ई कर देना, ई इज द मिड पॉइंट, ई का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेना है। अब यहाँ देखिए, तो एल एम पर एक पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट्स मालूम है, एल एम का स्लोप भी मालूम है, एल एम अब एल एम का इक्वेशन निकाल लीजिए, ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से। तो एल एम का हमको स्लोप भी मालूम है, एल एम पर एक पॉइंट भी मालूम है, तो इसीलिए एल एम का इक्वेशन हो जाएगा इक्वेशन ऑफ एल एम पॉइंट स्लोप फॉर्म से। तो अगर कोई तो क्या लिखते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म में, y माइनस गिवन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है 4 है, इक्वल टू m टाइम्स m क्या है इन्फिनिटी है, x माइनस x1 क्या है 1 है। तो एल एम का इक्वेशन इजिली निकल जाएगा। तो एल एम जो लाइन है, एल एम जो लाइन है यही मान लेते हैं, ये एल एम लाइन है, ठीक है, एल एम लाइन है, एल एम। एल एम पर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मालूम है, ठीक है, ई का कोऑर्डिनेट्स मालूम है, ई का कोऑर्डिनेट क्या है 1,4 है, एल एम का स्लोप मालूम है, इन्फिनिटी मालूम है, ठीक है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन लिख लिए, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस x1। तो इसका इक्वेशन आएगा आपका इन्फिनिटी, यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, y माइनस 4 बाई इन्फिनिटी इक्वल टू x माइनस 1। तो इससे x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इससे आ जाएगा x इक्वल टू 1।
तो एल एम का इक्वेशन निकल गया। एल एम का इक्वेशन हमको मालूम हो गया। क्या आया एल एम का इक्वेशन? एल एम का इक्वेशन आया आपको x इक्वल टू 1। इस लाइन का इक्वेशन आया x इक्वल टू 1। अब एल एम का भी इक्वेशन मालूम है। ये डायमीटर एल एम और डायमीटर पी क्यू दोनों का इक्वेशन मालूम है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं और इस इक्वेशन को जो है इस इक्वेशन को 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो 1 सॉल्व, तो यहाँ जो है सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका? देखिए फर्स्ट इक्वेशन है 4y इक्वल टू एक्स प्लस 7। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन क्या? ये भी डायमीटर है और आपका ये भी डायमीटर है, दोनों डायमीटर है सर्कल का, ठीक है। और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, हमको डायमीटर सेंटर का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 का मान फर्स्ट में रख दीजिए। तो x इक्वल टू 1 का मान फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आएगा? 4y इक्वल टू 1 प्लस 7। तो y क्या आ जाएगा आपका? y का वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2। ये किसका दोनों डायमीटर्स के इक्वेशन को, ये दोनों डायमीटर्स के इक्वेशन को सॉल्व किए। तो सॉल्व करने पर हमको सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट्स मिल गया। तो सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? 1, 2। तो यहाँ लिखेंगे हेंस सेंटर का कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गया। क्या आया? 1, 2 आया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो हमको सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट्स मिल गया यहाँ पर 1, 2। ये सेंटर का कोऑर्डिनेट्स है 1, 2। अब यहाँ देखिए, अब डी या सी का कोऑर्डिनेट्स जो है इजीली निकल जाएगा, ठीक है। तो डी या सी का कोऑर्डिनेट्स जो है हमको इजीली निकल जाएगा। तो डी का कोऑर्डिनेट्स निकालना है हमको, सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट्स मालूम हो गया। तो डी का कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा मान लेते हैं, ठीक है। किसी डी का भी कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं या इसी का भी कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। बीसी का ब्रेथ निकालने के लिए। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ सर्कल का यहाँ मिड सी क्या है आपका? सी, सिंस सी इज मिड पॉइंट, सिंस सी इज मिड पॉइंट ऑफ बीडी। बीडी का मिड पॉइंट आपका सी जो है मिड पॉइंट है, ठीक है। सी जो है मिड पॉइंट है, ठीक है, बीडी का। ये जो है बीडी लाइन आप ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये जो बीडी है, बीडी का ना इक्वेशन ये हमको डी का कोऑर्डिनेट्स ना चाहिए। तो डी का कोऑर्डिनेट्स के लिए जो है बीडी लाइन खींच देते हैं। बीडी से बी से डी ज्वाइन कर दीजिए। हाँ, बी से डी हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये ब्लू वाला लाइन है, यही बीडी है, ठीक है। तो सी जो है सेंटर है, तो बीडी का मिड पॉइंट सी होगा। तो सी का कोऑर्डिनेट्स जो है, सी का कोऑर्डिनेट्स हम लोग जो है मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या लिख सकते हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला से सी का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट, सी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बी और डी के इंड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना, अल्फा प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। और उसके बाद जो है y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बी और डी के इंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जोड़ देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। लेकिन एक्चुअल में सी का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 1 है। ये भी सी का एक्स कोऑर्डिनेट है और 1 भी सी का एक्स कोऑर्डिनेट है। दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हेंस अल्फा प्लस 5 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ बट सी का एक्चुअल में कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब मिटा देते हैं। तो यहाँ देखिए, तो सी का इसीलिए कह सकते हैं यहाँ पर अल्फा प्लस 5/2 जो होगा, ये भी सी का कोऑर्डिनेट है और यहाँ भी सी का कोऑर्डिनेट है। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट दोनों आपस में इक्वल होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी आपस में इक्वल होगा। अल्फा प्लस 5/2 इक्वल टू 1 होगा। अब बी एंड, और जो है बीटा प्लस 4/2 जो होगा, बीटा प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका होगा 2 के इक्वल, ठीक है। तो इससे अल्फा निकाल लीजिए। अल्फा अब आ जाएगा आपका अल्फा प्लस 5, अल्फा आ जाएगा आपका -3 और इससे बीटा आ जाएगा 0। तो हमको डी का कोऑर्डिनेट आ गया। क्या आया डी का कोऑर्डिनेट्स? डी का कोऑर्डिनेट आ गया आपका -3, 0। यहाँ लिख देते हैं लेट डी इक्वल टू अल्फा कॉमा बीटा, लेट डी इक्वल टू
डी का कोऑर्डिनेट से जिम किए हैं अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो डी का कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, ठीक है। डी का कोऑर्डिनेट है -3,0। अब जो है ए बी का भी हमको एरिया निकालना है, ठीक है। तो ए बी का भी लेंथ निकाल सकते हैं और बी डी का भी लेंथ निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला से ए बी का लेंथ निकालेंगे तो आपको आएगा, यहाँ जो है डिस्टेंस फार्मूला से अगर ए बी का लेंथ निकालेंगे, नाउ ये निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला से जो है ए बी का लेंथ निकाल लेना है, ठीक है। तो ए बी का लेंथ निकालेंगे, यहीं पे निकाल देते थे, नाउ ए बी का लेंथ अगर हम निकालेंगे तो ए बी का लेंथ आ जाएगा आपका 8 और आपका ए डी का लेंथ आ जाएगा आपका, ए डी का लेंथ आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो एरिया हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया हो जाएगा आपका ए बी, एरिया जो हो जाएगा रेक्टेंगल ए बी सी डी का एरिया हो जाएगा आपका ए बी इंटू ए डी, ए बी इंटू ए डी। तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 4, तो ये होगा आपका 32 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, रोहम्बस ए बी सी डी है, ठीक है। तो रोहम्बस का सबसे पहले प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। अगर कोई रोहम्बस ए बी सी डी है तो रोहम्बस का चारों साइड जो होता है आपस में इक्वल होता है, मतलब ए बी, बी सी डी और डी ए आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और रोहम्बस का डायगोनल जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी आपस में परपेंडिकुलर होगा। और थर्ड प्रॉपर्टीज है, डायगोनल जो होता है अपने इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करता है। डायगोनल जो होता है इंटीरियर एंगल, रोहम्बस के इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। बाइसेक्ट मतलब डायगोनल एसी जो होगा एंगल ए को जो है बाइसेक्ट करेगा, एंगल ए को दो इक्वल भाग में बांटेगा। उसी तरह से डायगोनल बीडी जो है एंगल बी बी को जो है इक्वल भाग में बांटेगा, ठीक है। ये एंगल जो होगा आपका, ये एंगल आपस में इक्वल होगा, ठीक है। ये एंगल आपस में इक्वल होगा, तो और ये एंगल भी जो आपस में इक्वल होगा, ये दोनों एंगल जो आपस में इक्वल होगा। सेम वे में जो ये एंगल जो है आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो डायगोनल जो है रोहम्बस के इंटीरियर एंगल को जो है बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ये सब रोहम्बस का प्रॉपर्टीज हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए प्रॉपर्टीज का जरूरत है इसीलिए प्रॉपर्टीज बता दिए। अब यहाँ देखिए, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो टू साइड्स ऑफ रोहम्बस, रोहम्बस का जो दो साइड है और पैरेलल टू द लाइन, सो रोहम्बस का दो साइड ले लिए ए बी और ए डी। एक लाइन मान लिया ए बी है y इक्वल टू एक्स प्लस 2 के पैरेलल और दूसरा लाइन ए डी है y इक्वल टू 7x+3 के पैरेलल है, ठीक है। तो इस लाइन को हम लोग L1 बोल रहे हैं, ठीक है। L1 ये लाइन जो है आपका L1 है और ये लाइन जो है आपका L2 है, ठीक है। तो जब यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है L1 जो है, क्वेश्चन में दिया हुआ है L1 जो है पैरेलल है किसके, ए बी के, ठीक है। जब जब दो लाइन आपस में पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। लाइन L1 का स्लोप क्या होगा, ये इक्वेशन जो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, ठीक है। तो x ऐसे में जहाँ x के बगल में m प्रोडक्ट में है, यहाँ x के बगल में 1 प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इस L1 का स्लोप क्या हो जाएगा, 1। तो L1 का स्लोप और AB का स्लोप दोनों इक्वल है, तो इसीलिए AB का भी स्लोप 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सेम वे में लाइन L2 और AD आपस में क्या है, पैरेलल है। तो लाइन L2 और AD जब आपस में पैरेलल है तो लाइन L2 का स्लोप और AD का स्लोप दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो तो AD का स्लोप क्या है, 7 है, नहीं L2 का स्लोप 7 है, तो AD का भी स्लोप क्या हो जाएगा, 7 ही होगा। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब क्या कह रहा है, वट और डायगोनल जो है इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट P पर, ठीक है। दोनों का डायगोनल जो है ये जो है ये आपका पॉइंट P है, ठीक है। ये हम रेड कलर से डिनोट करते हैं, ये आपका जो है ये आपका पॉइंट P है, ठीक है। ये जो है पॉइंट P है, P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1,2 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है, गिवन यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। डायगोनल गिवन ही लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है AC और BD जो है डायगोनल AC और डायगोनल BD जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट यहाँ दिया हुआ है 1,2 दिया हुआ है, ठीक है। तो गिवन क्या दिया हुआ है आपका, गिवन P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। P का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 1,2
टू दिया हुआ है, ठीक है। तो P क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल AC एंड BD, ठीक है। तो डायगोनल AC और BD P पर ही इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आप लोग को, ठीक है। यहाँ पर जो है डायगोनल AC और BD पॉइंट P पर यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट आपको मालूम है। तो अब यहाँ देखिए, अब क्या कह रहा है, और वर्टेक्स A y एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो जो पॉइंट y एक्सिस पर लाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 0, अल्फा ले लेते हैं। y एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट लाई करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो पूछ रहा है फाइंड द पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। ए का कितना कितना कोऑर्डिनेट्स हो सकता है, कौन कौन सा कोऑर्डिनेट हो सकता है। तो इसका मतलब अल्फा का कौन सा वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो हमको अल्फा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। वैल्यूज ऑफ अल्फा, अल्फा का क्या क्या वैल्यूज हो सकता है, ठीक है। हमको तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट मालूम ही है, 0 है, ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, ठीक है। हम लिख देते हैं सिंस ए लाइज ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। तो जब ए वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो ए जब वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है तो ए का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या ले सकते हैं, ए का कोऑर्डिनेट ले सकते हैं 0, अल्फा ले सकते हैं, ठीक है। तो ए का कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेंगे 0, अल्फा। अब यहाँ समझने वाला बात है, देखिए अभी अभी क्या बताया और क्या कह रहा था, हमको अल्फा का वैल्यूज निकालना है, ठीक है। वैल्यूज ऑफ अल्फा हमको निकालना है, ये हमको निकालना है, ठीक है। ये घेर देते हैं। तो अल्फा का वैल्यूज निकालने के लिए यहाँ देखिए, तो यहाँ अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, अभी अभी बताए हैं। रोहम्बस में डायगोनल जो होता है अपने इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो डायगोनल AC जो होगा एंगल BAD को बाइसेक्ट करेगा, एंगल BAD को बाइसेक्ट करेगा। तो इसका मतलब डायगोनल AC जो है, जो एंगल AD के साथ बनाएगा वही एंगल AB के साथ भी बनाएगा। तो कह सकते हैं डायगोनल AC जो है AD और AB से इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है। तो यहाँ हम कहेंगे, तो यहाँ फिगर दिखेगा, तो सिंस AD इज इक्वली इंक्लाइंड, इक्वली इंक्लाइंड टू, यहाँ D ठीक से लिख देते हैं, इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन्स AB एंड AC, ठीक है। तो जो लाइन ये AC, अच्छा ये AC है, ठीक है, ये लाइन AC है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो लाइन AC है, ये जो लाइन AC है, अब लाइन ये डायगोनल AC है। तो डायगोनल AC जब भी हुआ तो एंगल A को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो जब बाइसेक्ट करेगा तो डायगोनल AC जब एंगल A को बाइसेक्ट करेगा, ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो AC जो है, जो एंगल AD के साथ बनाएगा वही एंगल AB के साथ भी बनाएगा, सेम एंगल बनाएगा, ठीक है। तो यानी कि कह सकते हैं AC जो है AD और AB से इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है। और जो लाइन कोई दो गिवन लाइन के इक्वली इंक्लाइंड रहता है उसके स्लोप को m मान लेते हैं। क्योंकि AC जो है AD और AB के इक्वली इंक्लाइंड है, इसलिए AC के स्लोप को m मान लेंगे, ठीक है। AC के स्लोप को m मान लेंगे, ठीक है। और AD और AB में से किसी एक के स्लोप को m1 मान लेंगे और दूसरे लाइन के स्लोप को m2 मान लेंगे। तो AD के स्लोप को m1 मान लेते हैं, m1। m1 आपका दिया हुआ है, ठीक है। AD का स्लोप m1 माने तो यहाँ पर दिया हुआ है, AD का स्लोप हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर निकाला हुआ है AD का स्लोप यहाँ पर 7। तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू 7। और आपका AC का स्लोप m ले लिए, AD का स्लोप m1 ले लिए, AB का स्लोप m2 ले लेते हैं, AB के स्लोप को m2 ले लेते हैं, ठीक है। तो m2 क्या हो जाएगा आपका, m2 हो जाएगा आपका 1। ये क्वेश्चन में यहाँ दिया ही हुआ है। अब यहाँ देखिए, अब फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। वी नो दैट क्या हम लोग जानते हैं, ये हम जानते हैं, इसका स्लोप m1 मान लिए, ठीक है। इसका स्लोप जो है, इसका स्लोप ऑफ AD m1, इसका स्लोप m2 मान लिए और इसका स्लोप m मान लिया, AC। ये तो लिखा ही हुआ है। तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1m इक्वल टू m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m टाइम्स m2। तो AC का यहाँ देखिए m1 भी आपको पता है, m1 7 है, m2 पता है, m1 7 है, m2 1 है, लेकिन m नहीं पता। m किसका स्लोप है, m जो है आपका AC का स्लोप है, ठीक है।
तो लेकिन AC पर हमको 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मालूम है, ठीक है। A का भी कोऑर्डिनेट मालूम है और P का भी कोऑर्डिनेट मालूम है, तो उससे जो है आप AC का स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये देखिए M1 मालूम है हमको, M2 भी मालूम है, लेकिन M नहीं मालूम है, तो M फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो M किसका स्लोप है? AC का स्लोप है। तो AC पर हमको 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है, A का भी कोऑर्डिनेट मालूम है, P का भी कोऑर्डिनेट मालूम है, तो AC का स्लोप हम यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है, रफ में कहीं। तो ये लाइन अगर हम लेते हैं AC, तो AC यहाँ लिए, ठीक है, AC। तो A का कोऑर्डिनेट यहाँ देखिए 0, अल्फा है, A का कोऑर्डिनेट जो है, A का कोऑर्डिनेट 0, अल्फा। AC पर ही आपका P है, AC पर ही पॉइंट P है, तो P का कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है, P का कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है क्या, 1,2 दिया हुआ है, ठीक है। तो जब AC पर 2 पॉइंट, जब लाइन पर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ रहता है तो उसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूमरेटर में y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेते हैं, न्यूमरेटर में y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेंगे 2 माइनस अल्फा, और डिनोमिनेटर में कोरस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेते हैं, 2 के कोरस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट 1, तो 1 माइनस 0, ठीक है। तो यहाँ AC का स्लोप हो जाएगा आपका MAC 2 माइनस अल्फा, AC के स्लोप को ही M माने, ठीक है। तो स्लोप AC का स्लोप आपका हो जाएगा 2 माइनस अल्फा, ठीक है। तो AC का स्लोप आपका हो जाएगा 2 माइनस अल्फा, IC को हम लोग M माने, ठीक है। तो यहाँ M आपका क्या, M निकाल लिए, AC का स्लोप हम निकाल लिए, AC का स्लोप है 2 माइनस अल्फा, ठीक है। तो अब सबका वैल्यू रख दीजिए इसमें, तो ये आपका हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा M1 माइनस M, तो M1 आपको पता है 7 है, 7 माइनस M, अब 1 प्लस M1 M1 आपको पता है, M1 क्या है, 7 है, सॉरी M का भी वैल्यू रख ही दीजिए, ठीक है। M1 क्या है, 7, M क्या आप निकाल चुके हैं 2 माइनस अल्फा, ये निकाल चुके हैं, यहाँ पर M भी लिख ही देते, ठीक है। M आपका आ गया 2 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7 टाइम्स 2 माइनस अल्फा, ठीक है, इक्वल टू M माइनस M2। M क्या है आपका 2 माइनस अल्फा, M क्या है आपका 2 माइनस अल्फा माइनस M2, तो M2 माइनस लिखेंगे, यहाँ पर माइनस का साइन देंगे, M2, तो M2 यहाँ पर लिखा हुआ है 1 है, अपॉन 1 प्लस M टाइम्स M2, M आपका क्या है 2 माइनस अल्फा, M2 आपको पता ही है 1 है, तो इसी को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे, इसी को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिए, तो 7 माइनस 2 5, और माइनस माइनस प्लस, और इधर क्या हो जाएगा 14 प्लस 1 15, और माइनस 7 अल्फा, और ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1 प्लस 2 3 माइनस अल्फा। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेना है इसी को, ठीक है। तो इससे जो है अल्फा का वैल्यू जो है आपको निकल जाएगा। क्या देखें, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किए, इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किए, तो अल्फा का 2 वैल्यू आया, 0 और 5/2। तो हमको क्या निकालना था, अल्फा ही निकालना था। यहाँ पर क्या कह रहा था, फाइंड द पॉसिबल, यहाँ पर क्या कह रहा था, यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर क्या कह रहा था, फाइंड द पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट तो हमको पता ही है 0 होगा ए का, तो अल्फा का 2 वैल्यू आया, तो ए का 2 कोऑर्डिनेट होगा, क्या क्या होगा, एक होगा 0, यहाँ एक 2, अल्फा का चूंकि 2 वैल्यू आया है,
तो ए का 2 कोऑर्डिनेट होगा, हेंस एक होगा 0,0 और एक होगा 0,5/2।